नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। रमेश अपनी माँ ललिता से बहुत प्यार करता था और वो कभी भी अपनी माँ की बातों को नहीं टालता। लेकिन जब वो अपनी गर्लफ्रेंड विनीता के बारे में ललिता को बताता है तो ललिता उसे नापसंद करती है और उसे भूल जाने को कहती है, जिस पर रमेश अपनी माँ को समझाते हुए बोलता है, माँ आप क्यों नहीं मानती? विनीता मेरी बचपन की दोस्त है और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं और मैं अगर शादी करूंगा तो सिर्फ विनीता से ही। तू अपनी जिद पर अड़ा रहे, देखती हूँ कब तक मेरी नहीं सुनता। मेरी बात समझने की कोशिश करो माँ। मैंने तेरी हर बात मानी, लेकिन मुझे वो लड़की पसंद नहीं है तो तू अपनी माँ के लिए उस लड़की को भूल नहीं सकता क्या? ऐसे कैसे भूल जाऊँ माँ? तुम्हारे बाद अगर किसी को चाहता हूँ तो वो विनीता ही है माँ, और कोई नहीं। तूने तो मेरा सिर ही शर्म से झुका दिया। क्या क्या नहीं सोचा था मैंने तेरे लिए, कितनी आस लगाई थी कि मेरा बेटा मेरी हर बात मानेगा, लेकिन तू सिर्फ एक लड़की के लिए अपनी माँ को नकार रहा है। माँ मैं आपको कैसे समझाऊँ? जब तक तू मेरा मरा हुआ मुँह नहीं देखेगा तब तक तू नहीं मानेगा ना। नहीं नहीं माँ, ऐसा मत कहो। तो ठीक है, अगर आप यही चाहती हो कि मैं विनीता को भूल जाऊं तो मैं यही करूंगा, लेकिन आप मरने की बात दोबारा मत करना। इतना बोलकर रमेश घर से बाहर जाता है और विनीता को कॉल करके उसे एक पार्क में बुलाता है। थोड़ी देर बाद विनीता पार्क में आती है और वो उसे पीछे से हग करते हुए बोलती है, लो मैं आ गई जानू, इतना अर्जेंटली क्यों बुलाया? रमेश उसके हाथों को अपने बदन से हटाते हुए उसे पीछे करता है और अपनी माँ के बीच हुए झगड़े के बारे में बताता है। रमेश की बातें सुनकर विनीता रोने लगती है और उसे बोलती है, तुम्हें सिर्फ तुम्हारी माँ नजर आती है और मेरे प्यार का क्या, ये सब मजाक था तुम्हारे लिए। मैं मजबूर हूँ विनीता, अपनी माँ से और तुमसे बराबर का प्यार करता हूँ। वो कभी नहीं कहेंगी कि हम दोनों एक हो जाएं, इसीलिए बेहतर यही होगा कि तुम मुझे भूल जाओ। क्या तुम अपनी माँ को मना नहीं सकते? तुम्हें क्या लगता है विनीता, मैंने कोशिश नहीं की होगी, लेकिन माँ ने मुझे अपनी जान का वास्ता दिया है और ना चाहते हुए भी मुझे ये सब करना पड़ रहा है। तुम्हें तुम्हारी माँ और उनका वास्ता मुबारक हो रमेश, लेकिन तुमने जो मेरे साथ किया वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। इसकी सजा तो तुम्हें भुगतनी ही होगी। इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। रमेश को बहुत दुख होता है और थोड़ी देर बाद वो उदास होकर पार्क से अपने घर चले जाता है। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं और एक सुबह ललिता उसे अपनी सहेली की बेटी नीलू की फोटो दिखाते हुए बोलती है, लड़की कैसी है बेटा? माँ मुझे पसंद नहीं और अभी ये आप बातें मुझसे ना ही करो। क्या खराबी है लड़की में और क्यों ना करूँ मैं बात इस बारे में? माँ अभी मैं शादी वगैरह नहीं करना चाहता। तू मुझे मना कर रहा है? आप जो समझो माँ। मुझे तेरा यूँ मनमानी करना पसंद नहीं है बेटा। लड़की सुंदर है और अच्छे घर से है, और तो और उसके माँ बाप दहेज में मोटी रकम दे रहे हैं, तो मौका हाथ से मत जाने दे। माँ आप मुझे बेचना चाहती हो सिर्फ दहेज के चक्कर में? नहीं बेटा, मेरा वो मतलब नहीं था। तो क्या मतलब है आपका? तू मुझसे प्यार नहीं करता ना, हमेशा मेरी बातों पे गुस्सा करता रहता है, लेकिन जिस दिन मैं मर जाऊंगी फिर देखूंगी तू किस पे अपना रौब दिखाता है। आप चुप हो जाओ और ये मरने मारने की बात मेरे सामने मत करना दोबारा। तो फिर शादी के लिए हाँ कर दे। ठीक है माँ, मैं राजी हूँ। ललिता इतना बोलकर पंडित के पास चली जाती है और कुंडली मिलवाकर दोनों की शादी का शुभ मुहूर्त निकलवाती है। थोड़े दिन बाद रमेश और नीलू की शादी होने पर ललिता फूले नहीं समाती और शादी की अगली सुबह नीलू की पहली रसोई होती है। इसीलिए ललिता नीलू को उसके कमरे में बुलाने जाती है और उससे बोलती है, अरे ओ बहू अभी तक सो रही हो? ओहो, या सुबह सुबह कौन चिल्लाने लग गया, मेरी सारी नींद खराब कर दी। ओ मेरी प्यारी बहू, आज तेरी पहली रसोई है तो अपने शुभ हाथों से मेरी रसोई को भी शुभ कर दे। ओहो मैडम ललिता, मेरा मतलब मेरी सासू माँ, मेरे तक को नहीं हो गया चूल्हा चौका, आप जाके बना ले। और हाँ, मेरे लिए भी बना के लिए ये दहेज नुआ ना लेके आ रही है अपनी गेल में। बहू तुझे बनाना ही पड़ेगा क्योंकि ये तो रस्म है। मेरी बात है ना, कान खोल के सुन लो, अखाड़े की पहलवान हूँ मैं, कोई रोटी सोटी पोन वाली लुगाई को नहीं। हे भगवान, ये कैसी बहू दे दी आपने? ये तो पंच मारकर मेरा मुंह सुझा देगी, लेकिन कोई काम नहीं करेगी। हाय रे मेरी किस्मत। ललिता ये सब सुनकर परेशान हो जाती है और रमेश को बताती है। इसी के साथ उसकी शिकायत करने पर
वो नीलू को डांटते हुए बोलता है। तुमने माँ की बात क्यों नहीं सुनी? इब के हो गया? क्यों नहीं सुनती तुम माँ की बातें? तेरी माँ मने ना रोटी पोण खातर बुलावे है। मेरे तक को नहीं होवे या चूल्हा चौका और घर का काम। आप बनाओ और आप खाओ और हाँ मने भी खिला दो। तुम्हें तमीज से बात करनी नहीं आती क्या? कोई अपनी सास और पति से ऐसे बात करता है? हेलो जी, कर लो बात। अब आपने मेरी भाषा से भी दिक्कत है। मैं धन्य हुए बोलिया करूँ और आप कौन से प्रधानमंत्री लाग रहे हो जो आपको इज्जत दूं? नीलू का ये रवैया देखकर रमेश और ललिता तंग हो जाते हैं। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं, लेकिन नीलू की अकड़ एक दिन का भी कम नहीं होती, बल्कि अब वो उन दोनों पर हुक्म चलाती। एक सुबह ललिता किचन में काम कर रही होती है और नीलू डाइनिंग टेबल पर खाना खाते हुए बोलती है। ए बुढ़िया, कित मरगी रोटी दे दे मने। हाँ हाँ, बाप का होटल खुला है, अभी लाती हूँ बहू। ललिता उसे खाना देते हुए खाने के स्वाद के बारे में पूछती है। कैसा बना है खाना? ए बुढ़ी, मैं घी ता गाल दे, तने मेरा कोनी, बिना घी के मैं रोटी न खाऊं। लाती हूँ बहू, लाती हूँ। रमेश ये सब देखकर बहुत परेशान हो गया था और वो ये सब बातें अपने फ्रेंड धीरू को बताता है। वो सारी बातें सुनकर नीलू से तलाक लेने की सलाह देता है। उसे अपने फ्रेंड की बात सही लगती है, जिसके बाद वो घर आकर ललिता को तलाक लेने के बारे में बताता है। ललिता को उसका सुझाव नीलू से छुटकारा पाने के लिए सही लगता है। नीलू शाम को टीवी पर रेसलिंग मैच देख रही होती है। तभी रमेश उसके पास आकर उन दोनों के बीच तलाक के बारे में बात करते हुए बोलता है। नीलू, मैं अब तुम्हें और नहीं झेल सकता, इसलिए मैं तुमसे तलाक लेना चाहता हूँ। क्या बोला तू? ये हुई ना मर्दा वाली बात। ले ले तलाक, मने कोई दिक्कत कोनी। जब दहेज लेने की मारी था तेरी माँ बड़ी बड़ी बातें करे थी, मैं नू कर लूंगी, मैं नू कर लूंगी। टीप क्यों होया? मेरे ते ना होता या चूल्हा चौका मैंने पहले बताया था। दहेज देके मैंने तुम दोनों माँ बेटा ने खरीद लिया था। मैंने लॉयर से बात कर ली है, तुम कल कोर्ट आकर डाइवोर्स पेपर्स पर साइन कर देना। तू टेंशन को नहीं ले, तलाक तो तना मैं काल ही दे दूंगी। पर मेरी बात है ना, याद रखिए, ईब अपने घर में ना कोई गरीब घर की लड़की लाइए और उसने खुश रखिए, समझ गया? दहेज के पीछे अपना ईमान को नहीं बेचते। अगले दिन कोर्ट जाकर कागजी कार्यवाही करके उनका तलाक हो जाता है और दोनों अब अलग रहने लगते हैं। रमेश और ललिता सारी बात समझ चुके थे। रमेश ने अपनी माँ का दिल रखने के लिए उसकी सभी सही और गलत इच्छाओं को माना, लेकिन उसे अब पता चल चुका था कि अपनी जिंदगी के फैसले सोच समझ के खुद लेने चाहिए। ललिता के लालच का शिकार वो खुद ही बन गई थी, जिससे वो ऐसी गलती दोबारा ना करने की सीख लेती है और फिर कभी अपनी मर्जी अपने बेटे पर नहीं थोपती। अविका अपने दो भाइयों की इकलौती बहन थी। उसके दोनों भाई सनी और बॉबी सरकारी कर्मचारी थे। अविका काफी बड़ी हो गई थी, इसलिए घर वाले उसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे। कुछ दिन बाद अविका के लिए रिश्ता मिल जाता है और घर वाले उसकी शादी तय कर देते हैं। अविका भी बहुत खुश होती है। वो अपनी शादी की तैयारियों में मग्न हो जाती है। अविका अपने लिए सिर्फ महंगा सामान ही लेती है। एक दिन अविका अपने दोनों भाइयों से बोलती है, मुझे तुम दोनों से गहने और दहेज का सारा सामान चाहिए, वो भी ब्रांडेड। ओए, पर तेरे ससुराल वालों ने तो दहेज लेने से मना किया था ना। अरे मैंने कब कहा कि मुझे दहेज ससुराल वालों के लिए चाहिए? ये सारी चीजें तो मुझे अपने लिए चाहिए। अच्छा ठीक है, हम तुम्हें ट्रक भर के दहेज देंगे। अब तक खुश है ना? देखते ही देखते अविका की शादी हो जाती है और उसके दोनों भाई उसे बहुत सारे गहने और दहेज का सामान देते हैं। ये देखकर अविका की सास उससे बोलती है, बहू, हमने दहेज लाने से मना किया था, फिर भी तुम इतना सारा दहेज ले आई। अरे सासू माँ, ये सब मैं अपने लिए लाई हूँ, आप इन्हें यूज मत करना। अविका की बात सुनकर उसकी सास चुप हो गई। दिन बीतते गए और अविका का लालच बढ़ता ही गया। अब उसे जिस भी चीज की जरूरत होती वो अपने भाइयों से मांग लेती। ये बात उसके ससुराल वालों को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती थी। एक दिन अविका के पति विवेक को कुछ पैसों की जरूरत पड़ जाती है। वो अविका से बोलता है, अरे अविका, तुम्हारे पास कुछ पैसे है क्या? वो मुझे अचानक कुछ जरूरत पड़ गई है। अरे वाह, आज तक तो तुमने मुझे एक फूटी कौड़ी भी नहीं दी और आज मुझसे पैसे मांग रहे हो।
नहीं है तो सीधा मना कर दो ना यार, इतना बकवास क्यों कर रही हो? रुकिए रुकिए, अपने भाई से कहकर दिलवा देती हूँ। नहीं नहीं यार, तुम उन्हें पहले ही बहुत परेशान करती हो और मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से उन्हें और कष्ट दो। अविका अपने पति की बात को अनसुना कर देती है और अपने भाई से पैसे मांग लेती है। जब विवेक को इस बारे में पता चलता है तो वो अविका को पैसे वापस करने को कहता है, पर अविका उन पैसों को अपने पास रख लेती है। कुछ दिन बाद जब अविका के भाई विवेक से पैसे मांगते हैं तो अरे जीजा जी, मुझे कुछ पैसे चाहिए, आपके पास है तो दे दीजिए। आपने तो मुझसे लिए भी थे, हम बाद में हिसाब कर लेंगे। पर वो पैसे तो मैंने अविका को वापस दे दिए थे। क्या अविका ने तुम्हें पैसे वापस नहीं दिए? अरे हाँ हाँ, कर तो दिए थे, काम के चक्कर में कुछ याद ही नहीं रहता। विवेक समझ जाता है कि अविका का भाई उसे बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। वो अविका के पास जाता है और उससे पूछता है कि उसने पैसे वापस क्यों नहीं किए। इस पर अविका जोर जोर से रोने लगती है और बोलती है, तुम तो मुझे भिखारन समझते हो जो मांग लेती हूँ, हाँ, पर वापस नहीं करती। भला अपने भाई से पैसे ही तो लिए हैं, इस पर इतने सवाल करने की क्या जरूरत है? अविका का ड्रामा देखकर विवेक चुपचाप वहाँ से चला जाता है। समय बीतता जाता है और अविका का लालच बढ़ता ही जाता है। अविका के ससुराल वाले उसकी इस आदत को सुधारने के लिए अविका के भाइयों के साथ मिलकर एक प्लान बनाते हैं। अविका की एक नंद थी जिसका नाम स्वाति था। स्वाति अभी कुंवारी थी, इसलिए अविका के सास ससुर स्वाति का रिश्ता अविका के छोटे भाई बॉबी से तय कर देते हैं। अरे बहू, अब तो तुम स्वाति की ननद बनने जा रही हो। क्या चाहिए तुम्हें दहेज में अपने लिए? मुझे तो अपने लिए 9 लाख का हार चाहिए, वो भी वाइट गोल्ड का। हाँ भाभी, बिल्कुल, तुम्हें 9 लाख का हार जरूर मिलेगा। और मुझे तो दहेज में बहुत सारी चीजें चाहिए, 4 डायमंड सेट, एक गाड़ी और हाँ, एक बाइक जरूर होनी चाहिए, वो भी स्पोर्ट वाली। पर ये सब तो बहुत महंगा होगा ना, और वैसे भी मेरे भाई के पास ये सब चीजें पहले से ही हैं। मैं ये सब चीजें अपने लिए ले रही हूँ, किसी और के लिए नहीं। चाहिए तो हमें भी नहीं था, पर तुम दहेज लेकर ही आई ना, फिर स्वाति को भी ले जाने दो। अविका अपनी सास की बात सुनकर चुप हो जाती है और अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन सब लोग एक साथ बैठे होते हैं। तभी स्वाति बोलती है, सुनो भाई, सुनो ना, मुझे दहेज में बहुत सारे गहने, ब्रांडेड डिजाइनर कपड़े चाहिए और हाँ, ढेर सारा डिजाइनर सामान चाहिए, ठीक है? ठीक है, मुझे लिस्ट दे देना, मैं ले आऊंगा। जब अविका को अपने पति विवेक की जेब से पैसे निकलते हुए दिखाई देते हैं तो वो इस बात को हजम नहीं कर पाती और स्वाति के पास जाकर बोलती है, स्वाति, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम तुम्हें इतने महंगे महंगे सामान खरीद के दे सके। तुम सोचो, भला मेरे भी तो कुछ खर्चे होंगे ना। हाँ भाभी, तुम्हारा खर्चा तो बहुत है, पर तुम्हारा खर्चा तुम्हारे भाई पूरा तो कर देते हैं ना, तो मैं क्यों नहीं ले सकती अपने भाई से? स्वाति, ये क्या बोल रही हो तुम? क्यों, आपको समझ में नहीं आ रहा? आप कभी सोचती हो कि आगे आपके भाइयों का भी परिवार होगा, उन्हें भी पैसों की जरूरत पड़ेगी? हर बार आप तो उनसे पैसे मांग लेती हो, पर आज जब मैंने अपने भाई से पैसे क्या मांग लिए, आपको तो चक्कर ही आने लग गए। तुम ज्यादा मत बोलो, मैं तुम्हारी बड़ी भाभी हूँ, जैसा कहती हूँ ना वैसा करो। आई बात समझ में? मैं क्यों करूँ कोई कॉम्प्रोमाइज? आप भी तो अपने परिवार वालों से लेती हो सब कुछ, तो मैं क्यों ना लूं? हमारा कोई कंपटीशन हो रहा है क्या? मैं कुछ नहीं जानती, आप बस अपने काम से काम रखिए, समझी? ऐसा कहकर स्वाति वहाँ से चली जाती है। इस तरह कुछ दिन बीतते जाते हैं और स्वाति अपनी जिद पर अड़ी रहती है और धीरे धीरे अविका को अपनी गलतियों का एहसास होता है और वो सोचती है जिस तरह आज वो परेशान हो रही है ऐसे ही उसके घर वाले भी कितना परेशान हुए होंगे। इसी बीच अविका स्वाति के पास जाती है और बोलती है, स्वाति, मुझे तुमसे कुछ कहना था। हाँ जी, कहिए ना, फिर से कोई नई शिकायत लेके आई हो? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो मैं बस
मैं तो बस क्या, भाभी बोलो ना, क्या कहना है, क्या कहना चाहती हो? मैं समझ गई, तुम सही बोल रही हो स्वाति। अपने लालच और स्वार्थ के कारण मैंने ये कभी सोचा ही नहीं कि मेरे कारण मेरे परिवार को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा होगा। और आज जब ये बात मुझ पर आई है तो मुझे समझ आ गया है कि मैंने अपने भाइयों के साथ बहुत गलत किया। अब जब आपको ये सब समझ आ गया है ना, तो आप अपने भाइयों से माफी मांग लो और मुझे भी माफ कर दो। मैंने ये सब सिर्फ आपको आपकी गलती का एहसास दिलाने के लिए किया था। अविका को स्वाति की बात समझ आ जाती है। वो अपने भाइयों से माफी मांग लेती है और लालच का भी त्याग कर देती है, जिसके बाद अविका का पति विवेक भी उसे किसी चीज की कमी नहीं होने देता और वो सब खुशी खुशी एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।